हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टरो में। आज एक और स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। फटाफट हम कवर करेंगे स्टॉक के बारे में, कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल कैसा है, टारगेट कस्टमर कौन से, कौन कौन सी मार्केट में काम करती है, प्रमोटर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कैसी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ ट्रिगर और साथ में की रिस्क क्या है कंपनी में, ये भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। तो दोस्तों, जिस कंपनी की हम बात करने वाले, साउथ इंडिया बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स में ये कंपनी है। मिल्क और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स ये बनाती है, जैसे कर्ड, घी, पनीर। डोडला डेयरी की बात कर रहे हैं हम, ज़्यादा पुराना आईपीओ नहीं है इस कंपनी का। इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसका बिजनेस इंडिया में भी है और फॉरेन में भी है। इंडिया में लगभग 90% का बिजनेस है और फॉरेन कंट्री से अगर बात करेंगे स्पेसिफिकली अफ्रीका में लगभग 10% का रेवेन्यू वहाँ से जनरेट करते हैं। 423 डिस्ट्रीब्यूटर्स वहाँ पर है। और अगर इंडिया बिजनेस की बात करते हैं तो इंडिया में साउथ बेस्ड ये कंपनी है और वहाँ पर पैकेट मिल्क जो आता है उसमें तो ये डील करती करती साथ में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अब एक्सपेंशन अपना कर रही है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये एक काफ़ी बढ़िया प्ले हो सकता है इनके लिए, क्योंकि जब कोई कंपनी अपने कोर बिजनेस में मास्टरी कर ले और उसके साथ साथ कुछ ऑप्शनैलिटी तलाशने लगे तो वहाँ से फिर अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं कंपनी के लिए। तो वही कंपनी का फोकस है कि नॉर्मल जो कमोडिटाइज प्रोडक्ट है लिक्विड मिल्क, उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करती है, लेकिन जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है वहाँ पर अभी अगर मैं बात करूँगा तो लगभग 35% का रेवेन्यू तो वहाँ से इनका आने लगा, जो कि लास्ट ईयर FY24 की बात करेंगे तो सिर्फ 28% तक का था। तो साथ में कंपनी ऑर्गेनो फीड में भी है, जो कैटल फीड हम बात करते हैं। इसमें कैपेसिटी अगर देखेंगे तो 480 मीट्रिक टन पर डे का कैपेसिटी है इनका, और अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से भी कंपनी का आ रहा है। प्रोडक्ट आप देख लीजिए, जो पैकेट मिल्क होता है वो, फिर कर्ड, इसके बाद फ्लेवर्ड मिल्क, मिल्क बेस्ड स्वीट्स, पनीर, चीज़, घी, योगर्ट और बटर मिल्क एंड स्वीट लस्सी, आइसक्रीम, ऐसे काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कंपनी काम कर रही है कोमोडिटाइज लिक्विड मिल्क के अलावा। अगर एक बार नंबर देखते हैं तो 60 सेल्स ऑफिस है कंपनी के। लगभग करंट कैपेसिटी की बात करेंगे तो अभी ओवरऑल जो कैपेसिटी है इनकी लगभग 24 लाख लीटर पर डे का कैपेसिटी है। 190 चिलिंग सेंटर्स कंपनी के है। अगर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे, मोर देन 2100 यहाँ पर नंबर है। और प्रोसेसिंग प्लांट 16 प्रोसेसिंग प्लांट है, 16 प्रोसेसिंग प्लांट कंपनी के पास ऑलरेडी है। अपनी डिमांड का लगभग 94% मिल्क ये फार्मर से कलेक्ट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर बात करेंगे कि फार्मर्स के साथ अच्छा खासा रिलेशन उन्होंने बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से इनको प्रोडक्ट अपने रॉ मटेरियल के लिए दिक्कत नहीं होती। फंडामेंटल्स देखते हैं तो 8,700 करोड़ का मार्केट कैप है, 34 का पी मल्टीपल है, ROC 26% का है, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 38% है। फ्री कैश फ्लो लगभग 412 करोड़ का लास्ट ईयर के हिसाब से बात करेंगे। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 60% है। इफ पैग रेशियो इज बिलो 1% तो समझा जाता है कि अगर यही ग्रोथ कंसिस्टेंट रही तो अच्छा खासा रिटर्न कंपनी में बन सकता है, इसलिए पैग रेशियो को लोग काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। अब आपको डोडला डेयरी क्यों देखनी चाहिए, ये तो अभी तक तो था बेसिक बेसिक सब चीज़ें। अब डोडला डेयरी पे क्यों फोकस होना चाहिए? सबसे पहला, जिस हिसाब से अर्बन एरिया में पैकेज प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, खासतौर पे डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, मिल्क, कर्ड, घी, पैकेज प्रोडक्ट की इनकी डिमांड बढ़ रही है, तो ये एक प्रोमिनेंट प्लेयर हो जाता है, जो अभी हाल फिलहाल में तो साउथ इंडिया में फोकस है, लेकिन धीरे धीरे ये वेस्ट पे भी एंटर कर रहा है। महाराष्ट्र में अच्छा खासा 10 LLPD का इनका प्लांट आने वाला है, वहाँ पर वहाँ से इनकी कैपेसिटी बढ़ती दिखेगी। साउथ इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है इनका, तो हर कोई इनको जानता है। अच्छी खासी एड्स भी आती है इसकी वहाँ पर, और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। चिलिंग सेंटर मैंने जो आपको बताया था 190 से भी अबाउट चिलिंग सेंटर है इनके, तो एक काफ़ी डिसेंट्रलाइज चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास। अब इनका फोकस, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, कि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन काफ़ी बेटर होते हैं। तो जैसे ये प्रोडक्ट होते हैं कर्ड, पनीर, आइसक्रीम, घी, जो कि मिल्क से बनते हैं, तो वहाँ पर इनका मार्जिन भी बेटर है। और इन्होंने FY24 में जो 28% का रेवेन्यू वहाँ से जनरेट करते थे उसको बढ़ा करके अभी 35% का रेवेन्यू आ गया, यानी कि 65% का रेवेन्यू मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, और उसके अलावा 35% का रेवेन्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी इनके आ जाते हैं, वहाँ से आता है।
डेट फ्री कंपनी है। जितना भी कैपेक्स अभी ये कर रहे हैं, लगभग 250 करोड़ का कैपेक्स इनको करना है महाराष्ट्र में, तो वो सारा इंटरनल एक्रूवल से हो जाएगा। और FY 27 तक का टारगेट है उस प्लांट को कमीशन करने का। और अब ये जो शिफ्ट हो रहा है कि पहले जो दूध वाले आते थे उनसे दूध लिया जाता था, लेकिन अब अर्बन एरियाज में और खासतौर पे कहीं कहीं तो सब अर्बन एरियाज में भी पैकेट मिल्क का ट्रेंड काफ़ी चल रहा है। तो अनऑर्गेनाइज से ये सेक्टर ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए भी आपको डोडला डेयरी को देखना चाहिए। करंट कैपेसिटी मैंने आपसे बताई दी थी, 24 लाख लीटर पर डे का कैपेसिटी है अभी का जो कैपेसिटी है। बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेट कंपनी पे है नहीं, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी हमने देखा था। और आगे भी जो कैपेक्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी डेट कंपनी नहीं ले रही है। और मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंटली जो भी इन्होंने गाइडेंस दी है उनको मीट किया है। और अपने ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई एलिगेशन इनके ऊपर नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया कैपेबल मैनेजमेंट भी है डोडला डेयरी की अगर बात करते हैं। अब की ग्रोथ ट्रिगर क्या है, ग्रोथ आएगी कहाँ से? तो सबसे पहले तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है उनका कहना है कि 40% तक ले जाएंगे। और जैसे ही ये कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो वो मार्जिन एक्रेटिव है, तो यानी कि जिस हिसाब से सेल बढ़ेगी उससे ज़्यादा हिसाब से उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है। अगर कोई भी कंपनी ऐसे जगह से सेल निकाल रही है, वहाँ से सेल बढ़ा रही है जहाँ पर मार्जिन भी बढ़ेंगे, तो बॉटम लाइन पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। बॉटम लाइन का और ज़्यादा स्पीड से ग्रो करती है, यानी कि अगर 12-15% अगर रेवेन्यू ग्रो करेगा तो ऐसे में 20% तक प्रॉफिट कंपनी का ग्रो कर जाता है इन सिचुएशंस में। रैपिड एक्सपेंशन इन अफ्रीका, अफ्रीका में जो ग्रोथ है काफ़ी स्पीड से आ रही है, लगभग 100% से वहाँ पर 70 या 100% से कंपनी ग्रो कर रही है। हालांकि अभी पोर्शन बहुत थोड़ा है, सिर्फ 10% ही रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से अच्छी खासी डिमांड कंपनी और भी बढ़ा सकते हैं युगांडा और केन्या से अगर अफ्रीका में बात करेंगे। न्यू प्लांट मैंने आपको बता दिया, 10 लाख लीटर पर डे का कैपेसिटी महाराष्ट्र में ये ला रहे हैं, जो कि FY 27 तक लॉन्च हो जाएगा। इसके बेनिफिट क्या होंगे? इसके बेनिफिट ये होंगे कि एक तो साउथ इंडिया पे डिपेंडेंसी कम होगी, अभी तक मैक्सिमम रेवेन्यू साउथ इंडिया से आ रहा है। फिर इंस्टीट्यूशनल सेल्स, अगर मुंबई एरिया या महाराष्ट्र के और एरिया की देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल सेल्स वहाँ पर बढ़ जाएगी, स्किम मिल्क की डिमांड वहाँ पर ज़्यादा है, तो इंस्टीट्यूशनल सेल्स बढ़ेगी। तो B2C से अब कंपनी B2B में भी थोड़ा और ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाएगी। और जो प्रोक्योरमेंट है, अभी जो सारा 94% प्रोक्योरमेंट फार्मर से करे, लेकिन वो फार्मर कहाँ पे है? साउथ इंडिया के। अब वेस्ट के भी फार्मर से ये प्रोक्योरमेंट करना शुरू कर देंगे, तो जो प्रोक्योरमेंट का डाइवर्सिफिकेशन होगा उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलता दिखेगा। अब दोस्तों रिस्क फैक्टर पे बात करते हैं, तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर आता है वो आता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अमूल है, मदर डेयरी है, कर्नाटका मिल्क फेड है, प्राइवेट प्लेयर्स है, जो लिस्टेड कंपनी है, हेडसन एग्रो है, हेरिटेज फूड है। तो इनसे कंपटीशन है, साथ में लोकल प्लेयर से भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, तो कंपटीशन इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। दूसरा, बिजनेस में सीजनलिटी है। अगर आप खुद देखेंगे तो समर में आइसक्रीम की डिमांड, कर्ड की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, और जैसे ही विंटर आता है ये डिमांड एकदम से कम हो जाती है। तो थोड़ा सा सीजनलिटी है बिजनेस में। साथ में जो मिल्क के प्राइस है वो भी ज़्यादा वोलेटाइल करते हैं सीजन के हिसाब से। मिल्क एकदम से कुछ ऐसे सीजन्स होते हैं जहाँ पर मिल्क बहुत ज़्यादा अबेंडेंट मात्रा में मिलता है फार्मर से, तो वहाँ पर प्राइस एकदम से लो हो जाते हैं। और जहाँ पर मिल्क की स्केर्सिटी रहती है फिर वहाँ पर एकदम से रॉ मटेरियल के प्राइस इनके बढ़ जाते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल इनके लिए क्या है? मिल्क, लिक्विड मिल्क इनके लिए रॉ मटेरियल है। तो प्राइस फ्लक्चुएट, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है सीजन के हिसाब से। नेक्स्ट जो आता है कि इनके पास लिमिटेड प्राइसिंग पावर है। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, वैल्यूडेड प्रोडक्ट है, वहाँ पर तो फिर भी इनके पास प्राइसिंग पावर है, लेकिन अगर लिक्विड मिल्क की बात करोगे तो वो तो कमोडाइज प्रोडक्ट है। किसी भी दो कंपनियों का अगर मिल्क प्रोडक्ट आप देखेंगे तो हो सकता है क्वालिटी के बेस पे आप बोल सके कि हाँ इसका बेटर है, अदरवाइज दिखने में तो सेम दिखते हैं, तो कमोडाइज हो जाता है प्रोडक्ट। तो वहाँ पर प्राइसिंग पावर कंपनीज के पास नहीं रहती है। रीजनल प्रोक्योरमेंट कंसंट्रेशन है, साउथ इंडिया से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, वेस्ट में डाइवर्ट कर रहे हैं। अब एक जो बहुत मेजर पॉइंट आ जाता है वो आता है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस में अगर चेंज आ गया, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि वेगन हो जाओ, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से दूर हो जाओ। तो ऐसे में इनके डिमांड को भी इफेक्ट पड़ सकता है अगर ये ज़्यादा कंसेप्ट, वेगन कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इसके साथ साथ अब जो ये मान के चल रहे हैं कि 40% हमारा रेवेन्यू वैल्यूएडेड प्रोडक्ट से आ जाएगा, वहां पर अगर ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन आया, वो ये नहीं अचीव कर पाए, तो फिर ज़्यादा ग्रोथ कंपनी नहीं कर पाएगी। साथ में जो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं महाराष्ट्र प्लांट का, तो इनको लगता है कि यार अभी 24 लाख लीटर पर डे का कैपेसिटी है, 10 लाख लीटर पर डे और हम ऐड कर लेंगे महाराष्ट्र का कमीशन होते ही। FY 27 तक का इनका टारगेट है, तो अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी कंपनी को। लेकिन अगर वहां पर डिले होता है
प्रोजेक्ट में डिले होता है, एग्जीक्यूशन में डिले होता है, तो फिर कंपनी को थोड़ी हिट लग सकती है। तो ये थे कुछ नेगेटिव फैक्टर्स। तो मैंने ओवरऑल कंपनी का आपको बताया, फंडामेंटल्स भी बात करें, ग्रोथ कहाँ से आएगी ये भी बात करी, रिस्क फैक्टर पे बात करी। तो ओवरऑल एक आपको बिजनेस एनालिसिस समझ में आएगा कि कैसे आपको अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कैसे थोड़ा और डीप एनालिसिस करके आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इस कंपनी में नहीं है। तो आपको अपनी रिसर्च करनी है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी है अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अगर आप को हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर हमारी सर्विसेज के बारे में और जानना चाहते हैं, बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट हमारी सर्विसेज भी है, तो वो हमारी वेबसाइट से आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।